हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ संकल्प सीरीज जहां पर हम आई एंड आई एफ एस एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ जे आई आई बी इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं विच हैव अ हाई चांस ऑफ अपियरिंग इन द एग्जाम। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इन दिस सेशन इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ मॉड्यूल सी ऑफ आई एंड आई एफ एस। और ये जो चैप्टर है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना डीपली हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, इन चीज़ों से रिलेटेड सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप जे आई बी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि जो क्वेश्चंस प्रीवियसली आ चुके हैं उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके हम आगे के आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके साथ उससे डिराइव्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, इनका बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये चैप्टर है इन द मॉड्यूल सी। ठीक है, मॉड्यूल सी फाइनेंशियल सिस्टम, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में बताता है। तो हमारे शुरुआत डिस्कशन जो है फाइनेंशियल सिस्टम का यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मेनली टू ब्रॉड टॉपिक्स यहाँ पर हैं। हम थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बैकग्राउंड भी देखेंगे एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हियर इज फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर समझने से पहले बैंक्स एक्चुअली इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? एवरीथिंग दैट डील्स विद डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल लोन लेना देना, इंश्योरेंस, पेंशन और शेयर्स, बॉन्ड्स, इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस हैं वो सब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। तो किस तरीके से ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हुआ, तो हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट फेजेस जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम। कब शेयर्स बॉन्ड सबसे पहले इंडिया में आए, या फिर कब सबसे पहले बैंक एस्टेब्लिश हुआ, कैसे ये सारी चीज़ें हुई। तो प्रियर टू 1947 ये इंडिया में शुरुआत हो गई थी। अराउंड 1770s में ही बैंक्स एस्टैब्लिश होना शुरू हो गए थे। फर्स्ट बैंक वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इंडिया में जो एस्टैब्लिश किया गया था। आगे जाकर बॉम्बे, मद्रास, ये इम्पोर्टेंट बंगाल इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन जाते हैं ऑफ द ब्रिटिश। तो वहाँ पर बैंक्स को एस्टैब्लिश किया जाता है एंड इन बैंक्स को एक साथ मर्ज करके इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे एस्टैब्लिश किया जाता है आगे जाकर। एंड फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में 1906 में आई थी। ठीक है, तो ये जो है 1947 से पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम के डेवलपमेंट्स है। अब 1947 जो कि हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद 1991 तक हमने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स देखे हैं। 1991 तक वी कैन से 1991 एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो है क्राइसिस आ गई थी। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़े आफ्टर 91 सो दैट वी कुड डेवलप आवर इकोनॉमी। दी स्टेप्स वर पार्ट ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स। आपने पहले भी पढ़ रखा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स। अब इस 1947 से 91 के बीच क्या क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ कि हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज नेशनलाइजेशन हुआ। इंडिया में कई सारे प्राइवेट बैंक्स थे, उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाया गया, बैंक के कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए एंड ऑल्सो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बैंक्स की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, बैंक्स एक्चुअली शॉर्ट टर्म लोन्स खाली देते थे। तो अब डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर व्हाट, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स बैंक के लिए तो प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज बैंक जो भी डिपॉजिट लेता है वो शॉर्ट टर्म 1 या 2 ईयर्स के लिए। फिर अगर लॉन्ग टर्म लोन 10-15 ईयर्स का देना पड़ेगा ना, अगर लेट्स से कोई मेट्रो रेल एस्टैब्लिश हो रहा है तो बहुत लंबा टाइम का प्रोजेक्ट है, तो इतना लंबा टाइम के लिए लोन देना बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स देने में जिनकी स्पेशलिटी है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनको लाया गया। अब थर्ड फेज में हमने
1971 में जो गलती हुई है वो फिर से ना हो, इस चीज़ से रिलेटेड स्टेप्स लेना शुरू कर दिया एंड वी केम अप विद द एलपीजी रिफॉर्म्स। यहाँ पर नरसिम्हन कमेटी को भी एस्टैब्लिश किया जाता है जिसके रिफॉर्म्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2010 एक माइलस्टोन बनता है भाई। 2010 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, ठीक है। बहुत सारे जो है बैंक्स फेल होने लगे एंड बहुत सारे कंट्रीज से जो शेयर्स बॉन्ड्स का मनी है वो खींच कर अपना अपना पैसा जो है अपने कंट्री ले जाने लगे लोग। और इस का जो बहुत डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया पे तो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, बट वी एक्चुअली सॉ सम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स एंड उनके वजह से काफ़ी जो है रिफॉर्म्स इसके बाद भी लाने पड़े। आर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द सेकेंड फेज, जिससे मेन क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज किस तरीके से सेकेंड फेज में चीज़ें चली। तो सेकेंड फेज इंडिपेंडेंस के बाद हमने सोचा कि हम एक प्लान्ड इकोनॉमी बनाएंगे और इसके लिए 5 ईयर प्लानिंग के पूरे सेटअप को हम लेकर आए। एज यू नो 1951 में पहला 5 ईयर प्लान बना, ठीक है। तो इंडिया एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में होगी विद सोशल जस्टिस, ये हमने सोचा था। एज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वी हैव दिस थिंग। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डिड इन एट दिस टाइम वाज द नेशनलाइजेशन। तो आरबीआई भी एक्चुअली, आई होप यू नो कि आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था एज पर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड आरबीआई वाज एसेंशियली एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे प्राइवेट एंटिटीज से पैसे वगैरह लेकर इसे एस्टैब्लिश किया था। तो एसेंशियली आरबीआई वाज अ प्राइवेट बैंक इनिशियली एंड ऐसे चल रहा था। अब 1948 के बाद आरबीआई के पास ओनली इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, पाकिस्तान म्यांमार अलग हो जाते हैं। अब 1948 में फिर आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया जाता है विच क्रिस्टलाइजेस इन 1949 एक्चुअली। अब एसबीआई को एस्टैब्लिश किया जाता है 1955 में। जो भी लोग एसबीआई में वर्क कर रहे हैं आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि 1 जुलाई फाउंडेशन डे बनाया जाता है ना। यस तो 1955 में एसबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। इट वाज नॉट दैट कि एकदम फ्रेश स्क्रैच से एस्टैब्लिश किया गया था। देयर वाज वन बैंक कॉल्ड द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड इसको आगे जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे एसोसिएट बैंक्स और वो सब एस्टैब्लिश किए गए जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बैड लैंडिंग, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें चल रही थी तो बहुत सारे और भी बैंक्स को फिर नेशनलाइज करना पड़ा। एलआईसी को एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में, 1 ईयर आफ्टर एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को एक साथ लाकर नेशनलाइज किया गया एंड ऑल्सो जीआईसी जनरल इंश्योरेंस, ये तो होगा लाइफ इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस का क्या, उसे 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर कई सारे बैंक रिफॉर्म्स भी लाए गए, लाइक आरबीआई ने कई सारे इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया, आईडीबीआई, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, सिडबी, इन सभी को। अब रीजनल रूरल बैंक्स को भी लाया गया 1975 में, ठीक है। तो इनके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक जब देखेंगे। एंड अगर कोई भी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो उसे एक डिपॉजिट इंश्योरेंस मिल रहा था, 1 लाख रुपीज़ पर डिपॉजिट कस्टमर, ठीक है। तो आज के डेट में ये जो मनी है वो कितना है, इंश्योरेंस का बेनिफिट कितना अमाउंट है, कैन यू टेल मी? पहले ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था 1 लाख रुपीज़ से। कैन यू टेल मी द आंसर? डीआईसीजीसी के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है, आई होप यू नो। देन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिविंग लॉन्ग टर्म लोन्स, इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, 1948 में। देन स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश किए गए एंड आईसीआईसीआई 1955 में जो एस्टैब्लिश किया गया था। काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स इसके फंक्शंस से, लाइक अंडर राइटिंग इशूज़ ऑफ कैपिटल, ठीक है। अंडर राइटिंग का मतलब है अगर लेट्स से देयर इज़ अ कंपनी सी, इसने शेयर्स इशू किए हैं तो ये शेयर्स नया कंपनी कौन खरीदेगा? आप खरीदना चाहेंगे नया कंपनी का शेयर्स? हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो, अदरवाइज नो। तो ये शेयर्स अच्छे हैं नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो इन दिस आईसीआईसीआई विल कम एंड इट विल चेक वेदर द शेयर्स आर गुड और नॉट, आगे जाके प्रॉफिट होगा कि नहीं, कितना होगा, इस तरीके से एक एस्टिमेशन निकालता है। सो दैट इज कॉल्ड द अंडर राइटिंग, ठीक है। अगर अच्छा सब कुछ है तो खुद भी खरीद लेता है। चैनलाइज द फॉरेन करेंसी फ्रॉम चैनलाइज द फॉरेन करेंसी, प्राइवेट इंडस्ट्री को ये चैनलाइज किया जा रहा है, फॉरेन करेंसी वर्ल्ड बैंक से एंड अदर इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट इंडस्ट्री को, ठीक है। अब ऑल्सो म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए, लाइक यूटीआई को लाया गया 1963 में अंडर आरबीआई, फिर इसे आईडीबीआई के अंडर 1978 में ट्रांसफ़र किया गया एंड पहले इसकी स्कीम को हम यूनिट स्कीम कहते हैं। बीएससी सेंसेक्स 1986 में आया
ये वन ऑफ द वेरी, इससे पहले 1975 में ही आ गया था, बट 1986 में इसने बीएससी ने बीएससी सेंसेक्स जो एक इंडेक्स है ऑफ द टॉप कंपनीज जिनके शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वो है। ठीक है, तो टॉप 100 शेयर जो हैं वो किन कंपनीज के हैं, उनकी एक लिस्टिंग होती है, दैट इज द सेंसेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये कौन से बैंक कौन से ईयर में नेशनलाइज किए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनलाइजेशन में 1969 की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो दीज वर 14 बैंक्स: इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक। ये 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था इन 1969। द क्राइटेरिया वाज कि अगर इनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट बेस है तो उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा। ऐसे 1980 में नेशनलाइज किया गया था आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इनका क्राइटेरिया था कि अगर इनके पास 200 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट बेस होगा तो दे विल बी नेशनलाइज्ड। सो 1980 में कितने 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। प्लीज़ रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल दीज बैंक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए जाए, आप जून 2024 का क्वेश्चन है। If a person joins Bank of India in 1960, transfers to New Bank of India 1975, then कौन से बैंक में इनका जो है मूवमेंट यहाँ पर देखा गया है। ओके, तो दिस वन इज पब्लिक बैंक टू प्राइवेट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन से बैंक से कौन से बैंक, 1960 में बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया इन्होंने। तो बैंक ऑफ इंडिया 1960 में क्या है, इट इज़ अ प्राइवेट बैंक ओनली ना। 1969 में फिर पब्लिक सेक्टर बना, तो दैट इज़ अ प्राइवेट, ये तो प्राइवेट बैंक है। अब ट्रांसफ़र किस में हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1975 में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पर है, 1980 में जाकर ये नेशनलाइज हुआ, तो 1975 में तो ये प्राइवेट बैंक है। तो यहाँ पर बी, सॉरी, सी या डी वुड बी द राइट आंसर। तो सी, प्राइवेट बैंक टू प्राइवेट बैंक इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से डीप क्वेश्चन है, देख सकते कितना डीप क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बैंक कब नेशनलाइज हुआ, उसके बेसिस पे यू कैन आंसर। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग टू टाइप्स ऑफ बैंक्स। पहले तो शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है। तो शेड्यूल्ड बैंक्स आरबीआई के सेकंड, आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा इन बैंक का नाम। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, आरबीआई एक्ट में 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, एंड आरबीआई एक्ट क्या है, ये 1934 में एक एक्ट लाया गया था आरबीआई को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसमें 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, इसके प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं, सेक्शंस, बट शेड्यूल 2 है। शेड्यूल का मतलब होता है कि लिस्ट। ठीक है, तो पहले शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, सारे रीजन जहाँ पर आरबीआई फंक्शन कर सकता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सारे में कौन सा नॉर्थ में क्या पड़ता है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट एंड ऐसा पूरे डेसिग्नेट करके रीजन्स दिए गए हैं लिस्टिंग में। और सेकंड लिस्ट में, सेकंड शेड्यूल जिसे कहा जाता है, इसमें बैंक्स के नाम दिए हुए हैं, एंड ऑल ऑफ दिस बैंक्स आर एक्चुअली दोज बैंक्स जिनको स्पेशल जो है फैसिलिटीज, जिनको हम शेड्यूल्ड बैंक्स कह रहे हैं, बिकॉज शेड्यूल के अंदर उनका नाम है, तो शेड्यूल्ड बैंक्स। देर आर सर्टेन बैंक्स जिनका नाम इसमें नहीं होगा शेड्यूल में, तो दे विल बी कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, तो इस तरीके से तो शेड्यूल्ड बैंक्स का नाम आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यस होगा ऑब्वियसली। एंड इनको एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ पेड अप कैपिटल इनके पास होना चाहिए, यानी कि इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए, राइट। ऑल्दो दिस इज समथिंग, आज के डेट में तो इनफ नहीं है, बट जब आया था एक्ट तो इट वाज इनफ। और इनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जब भी ये चाहें दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई, ऑफ कोर्स इन अ लिमिट। ठीक है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू ये बोरो कर सकते हैं, बैंक रेट पे भी बोरो कर सकते हैं। और इन्हें मेंबरशिप मिलता है क्लियरिंग हाउसेस का, जिसका मतलब है अगर आप ये शेड्यूल्ड बैंक्स में कोई भी चेक डिपॉजिट करेंगे, तो चेक इज़ द बेस्ट एग्जांपल, तो चेक डिपॉजिट करेंगे फटाफट क्लियर होके आ जाता है कि हाँ ये मनी ट्रांसफ़र करो, ऐसे करके सारा ऑथेंटिकेशन जल्दी हो जाता है। तो दैट इज़ बिकॉज शेड्यूल्ड बैंक्स आर पार्ट, जो भी शेड्यूल्ड बैंक है वो किसी न किसी क्लियरिंग हाउस का पार्ट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जल्दी चेक्स क्लियर हो जाएंगे। अब बैंक्स कौन कौन से इंक्लूडेड है, शेड्यूल्ड कमर्शियल एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, विल स्टडी अबाउट देम। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है जिनका नाम शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में नहीं है, और पेड अप एंड फंड्स जो रेज किए जा रहे हैं बाय द नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इसका आपको प्रोविजन सेक्शन 11(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिलेगा। शेड्यूल्ड बैंक्स का कहाँ पर है, सेक्शन 42(6) ऑफ
आरबीआई एक्ट, यहाँ पर क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स का जो कितना पेड इनिशियल कैपिटल एंड कितना रिजर्व्स इनको रखना है, फंड्स रखने हैं, उससे रिलेटेड होगा। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को ये दो जो फैसिलिटीज़ है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं होती, कभी भी उठ के आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, इमरजेंसी सिचुएशंस में खाली ये लोन ले सकते हैं। अब इसके अलावा ये क्लियरिंग हाउस के मेंबर्स हैं या नहीं, दैट इज़ वन थिंग, तो क्लियरिंग हाउस के मेंबर्स नहीं है। सो अगर आप चेक जमा करेंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक में, इट विल टेक टाइम, ठीक है, काफ़ी समय लगेगा उसको क्लियर होने में। अब कौन से बैंक्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, लोकल एरिया बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वगैरह इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट चीज है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इट्स लाइक एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, दिस वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1955। उसके बाद कई सारे आ गए, बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 1969 या 1970 या 1980 में, और एसबीआई को कंसोलिडेट किया गया, यानी कि एसबीआई और इसके 7 जो सब्सिडियरीज हैं, लाइक एस बी आई हैदराबाद, एस बी आई मैसूर, ऐसे करके था, तो उन सभी को पहले तो एस्टैब्लिश किया गया, फिर लेटर ऑन देवर रिसेंटली मर्ज्ड ऑल्सो, ठीक है, 1969 1980s में इन्हें जो है एस्टैब्लिश किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोज, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो कम है, आई थिंक 12 के आसपास है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो हैं जिनको जिनकी ओनरशिप अब गवर्नमेंट के पास नहीं है, किसी और के पास है। तो क्या हुआ था 1969 में, देखा गया था कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए हैं और इनका फंक्शनिंग भी कुछ खास अच्छा नहीं है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट का आया गुस्सा और फिर इसने सबको नेशनलाइज कर दिया 14 बैंक्स में मर्ज करके। अब 1980 में क्या हुआ, दोबारा फिर से नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पीरियड 1969 टू 1980, दिस इज अराउंड 25 ईयर्स का पीरियड, तो इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी किसी भी बैंक को लाइसेंस नहीं दिया गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इससे पहले का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, तो किसी भी बैंक को लाइसेंस नहीं दिया गया। अब इसके बाद अगर हम देखें 1994 तक अगर हम देखें, तो इन दिस 1994 फाइनली जाकर आईसीआईसीआई बैंक को लाइसेंस दे दिया गया प्राइवेट बैंक एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड दैट ब्रोक द चेन, ठीक है। तो इससे पहले जो भी बैंक्स थे, तो 14 को नेशनलाइज किया गया, अब बाकी काफ़ी सारे बैंक्स रह जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड द ओल्ड प्राइवेट बैंक, ठीक है। अब ये जो आईसीआईसीआई के बाद आए हैं, यस बैंक, कोटक, ये सारे आपके न्यू प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, न्यू प्राइवेट बैंक, क्लियर। तो इस तरीके से ये पूरा जो है बैंक्स का स्ट्रक्चर है प्राइवेट बैंक्स का, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एक्ट करते हैं। फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई था, एंड ये रिक्वायरमेंट्स इनके यूनिवर्सल बैंक के मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़, नेटवर्थ 500 करोड़ तक होना चाहिए, एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर इसे एस्टैब्लिश कर रहा है तो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो उसके पास बैंकिंग एंड फाइनेंस में। इंडस्ट्रियल हाउसेस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट 10% से ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल अंबानी या अडानी जो है आज के डेट में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एक बैंक, तो दे कैन नॉट डू इट, दे कैन जस्ट इन्वेस्ट 10% या उससे ज़्यादा का पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दीज बैंक्स। अब इसके अलावा ये जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए 6 ईयर्स के लिए, एंड 25%, द मेन थिंग इज कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का 25% जो ब्रांचेस है वो होना चाहिए इन द अनबैंक्ड रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज में होना चाहिए जहाँ पर बैंक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो दैट, अब फॉरेन बैंक्स, ये बैंक्स एक्चुअली इंडिया में आते क्यों हैं, लाइक सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्यों आते हैं, सो एज टू हेल्प द कस्टमर्स जो बाकी कंट्रीज से, एंड स्पेसिफिकली जो उस बैंक का हेड ऑफिस है वहाँ से यहाँ पर आए हों, ठीक है। तो कस्टमर्स को सर्व तो करना ही है, तो वो फॉरेन बैंक खुद ही चला आता है अपना एक ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या सब्सिडियरी इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये इन बैंक्स को हम, ये मेनली ट्रेड के लिए जो है पीपल यहाँ पे आते हैं, एंड ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही हैंडल करता है, दैट इज़ वैसे एक्सचेंज बैंक भी कहा जाता है, बिकॉज करेंसी एक्सचेंजेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो एज ए टोल्ड यू, 3 तरीके से यहाँ पर वो अपना पैर पसार सकते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ब्रांच, या फिर होली ओन्ड सब्सिडियरी, ठीक है। तो
ये एक एक लेवल ऑफ ओनरशिप जो है, इन्वॉल्वमेंट, वो इंक्रीज हो रहा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मतलब बस एक ऑफिस है, कोई खास ट्रांजैक्शंस नहीं। होली ओन सब्सिडियरी इज ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा है, एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी इन कंपैरिजन टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। एंड थर्ड वन इज ब्रांच, ऑब्वियसली इट इज़ लाइक नॉर्मल ब्रांच फंक्शनिंग। तो क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं कि ऐसे जो एंटिटीज़ है फॉरेन बैंक से इंडिया में उनको अलाउ किया जाए? होम कंट्री में किस तरीके के जो है रेसिप्रोकेशन इंडिया को मिल रहा है, और बाकी बैंक्स जो वहाँ पर एक ऐसा फंक्शन कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखा जाता है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपीस होना चाहिए। बासिल 3 कंप्लाइंट होने चाहिए। बासिल 3 इंटरनेशनल नॉर्म्स है जिनको फॉलो करना हर एक बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, ठीक है। एंड CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो शुड बी 10%, ठीक है। तो कैपिटल टू रिस्क मीन्स उनके पास कितना कैपिटल है, एंड रिस्क वेटेड एसेट्स RW, इसका रेशियो 10% तक एटलीस्ट होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। यानी कि 1000 रुपीज़ का रिस्क वेटेड एसेट है तो एटलीस्ट 100 रुपीज़ तो इसके पास हो कैपिटल में, ताकि वो नीड के टाइम पे यूज़ कर सके। एंड होली ओन सब्सिडियरी है तो नॉन रुपी रिसोर्सेज से पैसा उठा सकते हैं, जो कि कोर मैनेजमेंट है, वो आउटसोर्स नहीं करना है। अब लोकल एरिया बैंक्स, ये स्कीम 96 में लाई गई थी, एंड 2 to 3 कंटिन्यूस डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल एरिया बैंक होता है। लोकल एरिया में इट इज़ कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, इट इज़ नॉट दैट कि वहाँ से वो बाहर भी अलग अलग जगह पर ब्रांचेस एस्टेब्लिश कर रहा हो। लोकल एरिया बैंक्स इनिशियली 10 थे, अब रिड्यूस हो गए हैं, एंड कई सारे लोकल एरिया बैंक्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और फीचर्स क्या है, ये सारे रेगुलेटेड होते हैं एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लाइसेंस इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत मिलता है, नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। मिनिमम स्टार्टअप जो कैपिटल अपफ्रंट इसके पास होना चाहिए 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। एंड प्रमोटर्स जो है इसमें इंडिविजुअल्स 40% से कम का इक्विटी होल्ड करेंगे, एंड NRI जो 20% तक की इक्विटी होल्ड करेंगे। तो व्हाट आर दीज थिंग्स? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकल एरिया बैंक नॉन शेड्यूल्ड होता है, उसका नाम शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट में नहीं होता। मिनिमम इनिशियल जो पैसे चाहिए होते हैं 5 करोड़ हैं, एंड इसमें प्रमोटर्स का जो शेयर है 5 करोड़ में लेट से 10 करोड़ है लेट से, तो उसमें प्रमोटर्स का जो शेयर है वो 40% है, ठीक है। 4 करोड़ विल बी गिवन बाय द प्रमोटर्स, एंड अदर NRI वगैरह भी हेल्प करना चाहते हैं, 20% तक पैसा उनसे निकाला जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, दिस वाज द लोकल एरिया बैंक। नाउ कमिंग टू रीजनल रूरल बैंक, तो रूरल एरियाज में ये रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं एज यू नो। तो इनका काम ये 1975 के बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया था। रूरल एरियाज में जो मनी है उसको अच्छे से यूज़ किया जा सके, इस चीज़ से रिलेटेड ये रीजनल रूरल बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया है। अब इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? कोई ऑपरेशनल एरिया जहाँ पर ये सारे ऑपरेशन मेन उसके जो रीजनल रूरल बैंक के जो ऑपरेशन है वो सारे चल रहे हैं। एंड ब्रांच एक्सपेंशन अगर आपको करना है तो RBI के ब्रांच लाइसेंस पॉलिसी के थ्रू। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीजनल रूरल बैंक्स अपने आप में इस्टेब्लिश होते हैं, ये स्पॉन्सर किए जाते हैं। कौन स्पॉन्सर करता है इसको? द बैंक्स, ठीक है, मेनली द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। लाइक अगर हम देखें रीजनल रूरल बैंक इन सम विलेज 1, तो इसको स्पॉन्सर किया गया बाय SBI, ठीक है। SBI के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो SBI इसके एस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा पार्ट ऑफ द कैपिटल जो मनी है वो प्रोवाइड करता है। अब बाकी दो स्पॉन्सर्स कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 50% जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेट्स से 100 करोड़ रिक्वायर्ड है, तो 50 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, एंड 35 करोड़ जो है SBI दे रहा है, एंड स्टेट गवर्नमेंट वुड बी गिविंग द रिमेनिंग 15 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से स्पॉन्सर किया जाता है रीजनल रूरल बैंक, नॉट ऑन इट्स ओन। और ये जो वैल्यूज इनको चेंज किया जा सकता है बाय कंसल्टेशन एंड डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एक्सेप्ट ये फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि रूरल एरियाज में इतना इन्वॉल्व होने का ज़रूरत ही क्या है ना। नो प्लीज आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, द पेड अप मिनिमम कैपिटल शेड्यूल बैंक्स के पास कितना होना चाहिए?
सो दे शुड हैव एटलीस्ट 5 लाख रुपीस, है ना, हमने ये पढ़ रखा है। तो ए इज द राइट आंसर, जून 2024 का ये सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, तभी तक जो भी बैंक्स हमने देखे ये सारे मोस्टली यूनिवर्सल बैंक्स थे, यानी कि ये सभी टाइप के कस्टमर्स को केटर करते थे। अब डिफरेंशिएटेड बैंक्स, तो एक कमिटी बनाई गई थी 2013 में, नचिकेत मोर कमिटी। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, अपने खुद के याद रखने के लिए मोर बैंक्स भी इन्हें कहा जा सकता है। तो मोर बैंक्स का जो रिकमेंडेशन है किसने दिया? नचिकेत मोर कमिटी ने। ठीक है, और इसके बाद डिफरेंशिएटेड बैंक्स को लाया गया, सबसे पहले पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लेटर ऑन। ठीक है, तो पेमेंट बैंक्स क्या है? लो वैल्यू हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए है, लाइक मर्चेंट्स के लिए है। मर्चेंट्स करते क्या है? हाँ जी, दो 10 रुपया स्कैन करो, 20 रुपया स्कैन करो, 50 रुपया स्कैन करो, ऐसे ऐसे करके आप देखते हो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। अब वैल्यू ईच ट्रांजैक्शन कितने? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, इट इज द वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज लेस। ठीक है, तो ये चीज है, दिस इज द मेन फीचर ऑफ द पेमेंट बैंक्स। तो इस तरह के कस्टमर्स कौन है? मोस्टली वेंडर्स, शॉपकीपर्स ये होते हैं, तो उनको ये हेल्प करता है जो डिफरेंशिएटेड बैंक, और उसमें भी पेमेंट बैंक्स जो है वो इस तरीके से हेल्प करते हैं। एंड अगर हम देखें पेड अप कैपिटल इनिशियली 100 करोड़ होना चाहिए। अगर आपके पास 100 करोड़ है, यू कैन एस्टैब्लिश अ पेमेंट बैंक। 40% कंट्रीब्यूशन फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्रमोटर का होना चाहिए, एंड देन इट सक्सेसिवली रिड्यूसेस। अब एक्टिविटीज क्या क्या है? ये जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ओनली डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो हमारा पेमेंट बैंक है, इट विल एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट, राइट, और ये कोई लोन वगैरह नहीं देगा, एंड इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइम डिपॉजिट ऑल्सो इन दैट सेक। ठीक है, तो अगर ये लोन नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं? ये क्रेडिट कार्ड्स भी इशू नहीं कर पाएगा, ओनली डेबिट कार्ड इशू कर पाएगा, राइट। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी सेल करना इसका काम है। ये लेंडिंग नहीं कर सकता, कोई डिपॉजिट्स जो है नाराइज से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसके पेमेंट बैंक के जो सब्सिडरी से नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज में नहीं जाएंगे। देन द अदर वन इज द स्मॉल फाइनेंस बैंक। द नेम सजेस्ट कि ये मेनली स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि 50% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करते हैं वो 25 लाख से कम के होंगे, यानी कि 50% लोन्स जो है प्रोवाइड कर रहा है वो 25 लाख से कम का होगा। देन इसमें प्रमोटर्स का 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए बिजनेस रन किया है, तो दोस्त कैन बिकम द प्रमोटर्स। अब इसके अलावा कोई खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और स्मॉल फाइनेंस बैंक 25 लाख से कम के लोन्स मेनली दे रहा है। तो ये जो बैंक है वो भी ज़्यादातर रूरल एरियाज में फंक्शन करेगा। ठीक है, 200 करोड़ के इनिशियल पेड अप कैपिटल चाहिए। अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसको 100 करोड़ ही चाहिए। प्रमोटर का शेयर 40% रहेगा इनिशियली, एंड देन देख रहे हैं अब कम होता जा रहा है 15 ईयर्स जो है उस टाइम तक 15% का इसके पास खाली स्टेक रहेगा। CRR SLR नॉर्मल मेंटेन करना है। ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट 75% का जो हम देख चुके हैं। 50% लोन्स का वैल्यू जो है 25 लाख या उससे कम का होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। Now can you just answer this मई 2023 का क्वेश्चन, which among the following is correct statement with respect to payment bank? पेमेंट बैंक्स की अगर हम बात करें, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू 3 लाख पर कस्टमर। तो आई फॉरगॉट टू टेल यू, दीज पेमेंट बैंक्स एक्चुअली कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली अप टू 2 लाख पर कस्टमर। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा आपके अकाउंट में नहीं होने चाहिए एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम। तो 3 लाख पर कस्टमर, ऑब्वियसली ये गलत है। मनी रिसीव्ड एज डिपॉजिट कैन बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो भी मनी इसके पास आता है, अब पेमेंट बैंक करता क्या है? डिपॉजिट ले रहा है, डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट्स ले रहा है। तो इसमें फिर आगे इसको इस पैसे को पेमेंट बैंक्स रखते कहाँ पर हैं? तो आ, आगे इसको करना क्या है? जो भी 75%, 100 रुपीज़ अगर ये डिपॉजिट में आया तो उसका 75 रुपीज़ शुड गो इन द डिपॉजिट्स। ठीक है, बाकी बैंक्स लाइक एक पेमेंट बैंक है और उसने क्या किया, SBI में पैसे डाल दिए। ठीक है, 75% पैसे ऐसे ही जाने चाहिए, एंड द 75% उसके SLR के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 25% शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो 75% जो है एक्चुअली
जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बी इट एनी बैंक या फिर कहीं और से इन्वेस्टर्स से ले रहे हैं कहीं से भी, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसएलआर वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो इस पेमेंट बैंक का उसको भी तो एसएलआर मेंटेन करना है, तो एसएलआर वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई कर सकते हैं। बाकी 25% जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ करना है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड विच आर एलिजिबल इन द एसएलआर, यस दे परमिटेड टू इशू डेबिट कार्ड्स ऑल्दो नॉट क्रेडिट कार्ड्स, यस दे कैन नॉट लेंड, यस। ठीक है, तो 2, 3 एंड 4 बी वुड बी द राइट आंसर बिकॉज फर्स्ट वन तो डेफिनेटली गलत है। नाउ कमिंग टू कोऑपरेटिव बैंक्स, अब कोऑपरेटिव बैंक्स का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स रूरल एरिया में अलग तरीके से, अर्बन एरिया में अलग तरीके से होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसकी अगर हम बात करें तो ये रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में डिफरेंट है, एज आई टोल्ड यू। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होंगे, ठीक है, एट द स्टेट लेवल। देन वी हैव द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वैसे यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होगा। ये सारे शॉर्ट टर्म के बैंक है, ठीक है, तो वाई एम आई कॉलिंग देम शॉर्ट टर्म अभी बताता हूँ मैं। अब यहाँ रूरल एरियाज में विल बी हैविंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पीएसीएस एट द लीस्ट लेवल, एंड यहाँ पर क्या होगा, यस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होगा एट द सिटी लेवल। ठीक है, अब ये सारे शॉर्ट टर्म के हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक्स लॉन्ग टर्म के भी होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लोन्स मेनली देना इनका काम होता है, दैट इज द थिंग। तो अदर्स जो है शॉर्ट टर्म के लोन्स, तो ये लॉन्ग टर्म वाले जो हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स देने वाले जो हैं उन्हें लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पूरा डिवीजन है, स्ट्रक्चर है। एंड इफ़ आई टेल यू, ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ये ऑटोनोमसली अपने हिसाब से काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ये आ रहे हो। ठीक है, बट बाकी सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो सब, अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये बैंक्स को मैनेज किया जाता है, तो कोऑपरेटिव बैंक सारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आ जाते हैं। बट पीएसीएस एंड जो लॉन्ग टर्म के बैंक्स है वो नहीं आते। ठीक है, सो दैट वी हैव टू सी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनको लाया गया था 1904 में, एक्ट आया था, तो उसके बाद से कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, मैनी पीपल कमिंग टुगेदर, लेट्स से मैं, आप और काफ़ी सारे और भी लोग जो ये देख रहे हैं सेशन, वो सभी मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और दे एस्टैब्लिश अ बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब ईच वन ऑफ देम इज अ स्टेक होल्डर ओवर हियर। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इनका जो वी कैन से स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब शॉर्ट टर्म के 3 टायर हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं है, लैंड डेवलपमेंट या लॉन्ग टर्म बैंक्स। एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में रिटेल बैंकिंग, लिमिटेड फॉरेक्स एंड नॉन फंड बिजनेस भी लिमिटेड है, एंड बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ऑल्सो रेगुलेशन की बात करें तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी इनके पास 200 करोड़ का होना चाहिए एटलीस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास। एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के पर्व्यू में 1966 में आए, पहले नहीं थे। कोऑपरेटिव बैंक्स देखिए कैसे एस्टेब्लिश हो रहे, खुद का पैसा है सब लगा के, तो दैट इज़ वाई इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कंपलसरीली एकदम ज़बरदस्ती नहीं ले जाया गया, धीरे धीरे 1966 में ले जाया गया। एंड जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका सुपरविजन नाबार्ड करता है, अर्बन का आरबीआई बैंकिंग ऑपरेशंस देखता है, एंड रिमेनिंग थिंग्स स्टेट गवर्नमेंट देखता है। और इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ पर है, वन डिस्ट्रिक्ट या जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। एंड एनी चेंजेस जो है ये अमेंडमेंट्स, ये एक्ट्स के थ्रू इन्हें और चलाया जाता है। तो शेयर्स अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव बैंक्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बिकॉज जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसका स्टेक होल्डिंग उस पर्टिकुलर बैंक में है। और बाकी बैंक्स में लिमिटेड लायबिलिटी है, ईच पर्सन को कोऑपरेटिव बैंक में एक शेयर, एक वोटिंग राइट मिलता है, बट अदर बैंक्स में जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उसके हिसाब से आपको वोटिंग राइट मिलता है। कोऑपरेटिव बैंक से पूरा पूरा 3 टायर 4 टायर स्ट्रक्चर है, बट ऐसा स्ट्रक्चर बाकी बैंक्स में आप नहीं देखेंगे। ठीक है, एंड फाइनली कमिंग टू द फिनटेक। तो फिनटेक में अगर हम देखें ये बहुत ही इनोवेटिव एंड न्यू टाइप ऑफ हम कह सकते हैं बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो
फिनटेक इज द फर्स्ट वन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर हम कह सकते हैं एक पेमेंट सिस्टम ज़्यादा है ये, ठीक है। तो लाइक वी हैव फोन पे, दैट इज़ अ फिनटेक। एंड इसी तरीके से टेकफिन आता है, आगे हम देखेंगे उसको। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो भी मेन प्रायोरिटी वाली चीज़ है वो सबसे पहले आ रही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो पेटीएम है, पेटीएम आया ही क्यों था? आपको ट्रांजैक्शंस जो है इजीली हो जाए उसके लिए। तो ये मेनली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने आया था यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आज के डेट में क्या है? वी हैव व्हाट्सएप पे, amazon पे। तो ये सब आए किस तरीके से आए? पहले तो व्हाट्सएप आया, उसका फंक्शन ही अलग है, सोशल नेटवर्किंग है। amazon है, इसका ई कॉमर्स है, इसका फंक्शन अलग है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूसेज करके ये फंक्शंस फुलफिल कर रहे थे, बट लेटर ऑन दे थॉट कि वी शुड कम इनटू द पेमेंट अरीना आल्सो। तो व्हाट्सएप पे, amazon पे, ओला पे, ये सब कुछ आ गया है। ओके। तो दैट इज वाई द प्रायोरिटी इज टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी, देन उसका एक फाइनेंशियल पार्ट अगर खुल जाता है दैट इज कॉल्ड टेकफिन। सो ऐसे क्या, व्हाट्सएप पे, अमेजोन पे ये सब आ जाएगा। बट अगर प्रायोरिटी सबसे मेन चीज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना था टेक्नोलॉजी का यूज करके, ऐसा जो एंटिटीज है दे आर कॉल्ड द फिनटेक, ठीक है। तो फिनटेक के सारे एक्चुअली डायरेक्टली रेगुलेट किए जा सकते हैं आरबीआई के द्वारा, बट टेकफिन्स को रेगुलेट नहीं कर सकते। लाइक गूगल पे, गूगल तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। गूगल को यूएस गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से है। और फिनटेक में एग्जांपल्स आप बता सकते हैं मुझे, कैन यू टेल इन द चैट बॉक्स? वन मोर इज फोन पे इज एन एग्जांपल। ऐसे और भी है क्या? प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड ऑल्सो लेटर ऑन इन द कमेंट सेक्शन। और जो टेकफिन है इसमें भी कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं आप। ओके, तो दिस इज टेकफिन। टेकफिन में गूगल पे, व्हाट्सएप पे, अमेजोन पे, ओला पे, एयरटेल पेमेंट सिस्टम, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा डेटा इनके पास होता है, तो रेगुलेट भी कोई नहीं कर रहा है। एंड ऑल्सो प्लेइंग फील्ड, यानी कि गूगल अगर हम देखें बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो पेमेंट उसमें आ जाएगा रेना में, तो पीपल विल स्टार्ट लीविंग अदर पेमेंट सिस्टम्स एंड दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स गूगल पे ओनली। तो बहुत कंपटीशन जो है फेयर नहीं है इनके साथ। एंड द लास्ट वन वुड बी नियो बैंक्स, जो कि डिजिटल ओनली बैंक है, लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक, ये ओनली डिजिटल बैंक है। एसबीआई का अगर आप देखो तो ये इसका फिजिकल ब्रांच भी आपको दिख जाएगा, एंड डिजिटली फ़ोन और लैपटॉप और बाकी डिवाइसेस के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट एंड वेरियस अदर डिटेल्स। बट देर आर सर्टेन बैंक्स लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह जो ओनली डिजिटल है। अब इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए देर आर टू काइंड्स ऑफ लोन गिविंग एंड लेंडिंग, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो द फर्स्ट टाइप इज द पीयर टू पीयर लेंडिंग, ठीक है। पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या होता है? किसी को अगर लोन चाहिए, ठीक है, आओ और वेबसाइट पर अपना डिटेल्स डालो, तो जो लोन दे सकता है ही विल सी द डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट, एंड लोन लेना देना यहाँ पर हो गया। अब इसमें क्या है, इसे पीयर टू पीयर लेंडिंग एज वेल एज मार्केट प्लेस लेंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो वेबसाइट है, इट इज सम वेबसाइट जिस पे होता है, लाइक इफ से पॉलिसी बाजार डॉट कॉम ले लीजिए। उसमें क्या होता है, आप जो है पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज देखने जाते हैं, एंड वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज अपने कोड शो है वहाँ पर लगते हैं। पॉलिसी बाजार डॉट कॉम इज जस्ट मीडियम जो इन दोनों कनेक्ट कर रहा है। तो दैट इज द मार्केट प्लेस इंश्योरेंस बिजनेस वी कैन से, बट यहाँ पर लेंडिंग की बात हो रही है तो लोन से रिलेटेड होगा, मार्केट प्लेस लेंडिंग, ठीक है। अब एक होता है बैलेंस शीट लेंडिंग। अब बैलेंस शीट लेंडिंग लाइक हमारे कौन, एसबीआई जैसे एंटिटीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अ, अपना जो पैसा है, बैलेंस शीट यानी कि वॉट एवर लाइबिलिटी दे ब्रिंग, या किसी से डिपॉजिट वगैरह लिया, अब ये पैसा ये डायरेक्टली लोन में किसी को देते हैं एंड उसका एसेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसेंशियली वी कैन से कि बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करके ये एक्चुअली लोन वगैरह दे रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्लेस लेंडिंग एंड बैलेंस शीट लेंडिंग। और ये जो वी कैन से नियो बैंक्स हैं, नियो बैंक्स ओनली डिजिटल हैं, और इस ये एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बाय नाउ पे लेटर सर्विस। तो इस सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से नियो बैंक्स को बीएनपीएल एंटिटीज भी कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो दीज वर द थिंग्स।
एंड यहाँ पर अगर हम देखें इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड वी हैव दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो इसके अलावा इफ़ यू आर रियली रियली वांटिंग कि आपको कोई अपने JIB एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर दे, सो EduTap हैज़ कम अप विथ वंडरफुल कोर्सेज। ठीक है, तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर गूगल पे जाके आप edutap.in टाइप करेंगे तो यू विल रीच आवर वेबसाइट, और यहाँ पर आप JIB कोर्सेज में जाएंगे। फ्रॉम देयर यू कैन जस्ट सी सबसे बढ़िया कोर्स जो आई वुड से इज JIB मास्टर कोर्स। और ये मास्टर कोर्स में जो सिलेबस है उसको कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो entire syllabus in short recorded videos, and we can say each and every chapter wise MCQs, chapter wise notes, full length mock test, ये सब भी प्रोवाइड किया जा रहा है whatever you can imagine। एंड एग्जाम से पहले रिविजन का भी टेंशन नहीं है, बिकॉज लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए जा रहे हैं, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन फॉर योर प्रिपरेशन इज पार्ट ऑफ दिस मास्टर कोर्स। और यहाँ पर आपको जो भी कूपन कोड है, लाइक अभी JIB 75 है, तो जो भी कूपन कोड है उसके हिसाब से आपको 75 to 80% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक तो कोर्स कॉम्प्रहेंसिव है चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड। लेट्स से आपको एक कंपोनेंट लाइक IIFS, PPB, AFM, RBWM के लिए एक कंपोनेंट का ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं या दो का, तो यू कैन अवेल दैट ऑल्सो। ठीक है, इंडिविजुअली भी अवेलेबल है। अब इसके अलावा हमारा लाइव क्रैश कोर्स के बैचेस भी चल रहे होते हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ द लाइव क्रैश कोर्स, जहाँ पर लाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ा दिया जाता है। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के आपको MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस तो है ही हैं, अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते यू कैन अटेंड द रिकॉर्डिंग, उसको जो है देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फुल एंड मॉक टेस्ट सब कुछ है, एंड 6 मंथ्स का वैलिडिटी इसका है, एंड यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द डिस्काउंट। ठीक है, इनका लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।